हेलो स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ेंगे। ओके, 1 to 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। जैसा कि हेडिंग हमें गिवन है, क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है, अनाज को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है और उसका मैनेजमेंट कैसे होता है, ये चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। पहेली एंड बूझो जो है अपने अंकल के घर जाते हैं गर्मियों की छुट्टियों में। देयर अंकल इज़ अ फार्मर, उनके अंकल फार्मर हैं। और वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, सॉवल, प्लग एटसेट्रा इन द फील्ड। तो एक दिन की बात है, जैसा कि उनके अंकल जो थे वो फार्मर थे, तो उन्होंने कुछ टूल्स देखा। ठीक है, वो टूल्स जो कि खेत वगैरह में यूज़ होते हैं, जैसे कि खुरपी हो गया, सिकल्स हो गया, सॉवल हो गया, प्लग हो गया, ये सारे टूल्स खेती में काम आने वाले औजार हैं। ओके, यू हैव लर्न दैट। तो पहली सोचती है, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल। मतलब कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि कहाँ से और कैसे ये टूल्स यूज़ होते हैं। तो यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। जैसा कि हमें पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें खाने की नीड होती है। प्लांट कैन मेक देयर ओवन फूड बाय देमसेल्फ। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओवन फूड। क्या आपको मालूम है कि कैसे जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना बनाते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओवन फूड, सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड। तो जैसा कि हमें मालूम है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ओके, आपने 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे होगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस जैसे कि ये वो प्रोसेस जिसमें प्लांट्स जो हैं अपना खाना बनाते हैं। तो एनिमल्स जो हैं, जैसे कि एनिमल्स के अंदर हम ह्यूमन भी आते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते फोटोसिंथेसिस इस प्रोसेस से। तो उन्हें खाना कहाँ से मिलता है। ठीक है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। और इससे पहले भी ज़रूरत है हमें ये जानने की, तो हमें खाने की ज़रूरत ही क्यों है। यू ऑलरेडी नो दैट द एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन। मतलब कि यहाँ पे ये है कि जैसे कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो खाना इसलिए खाते हैं ताकि उन्हें एनर्जी मिले और वो उनकी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। ठीक है, और एनर्जी मिलेगी तभी तो हम कोई काम कर पाएंगे, राइट। और बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है वो क्या क्या फंक्शन, जैसे उस फंक्शन की बात करेगी, डाइजेशन हो गया, मतलब खाने का पचना, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रिएशन हो गया। रेस्पिरेशन मीन्स सांस लेना, एक्सक्रिएशन में जो भी हमारी बॉडी से वेस्ट है उसको बाहर निकालना। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल और बोथ। हम अपना खाना प्लांट और एनिमल दोनों से लेते हैं। कैसे, सोचो, प्लांट से तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये सब मिल जाते हैं हमें, है ना स्टूडेंट। और बात एनिमल्स की आए तो एनिमल से कैसे, जैसे एग हो गया, मिल्क हो गया, फ्लैश मांस हो गया, ये सब चीज़ हमें एनिमल से मिलता है। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। अब ये तो हमें मालूम है कि हमें खाने की आवश्यकता है, तो हम हमारी कंट्री में इतने सारे लोग रहते हैं, उन सब तक खाना कैसे पहुंचाया जाए। नेक्स्ट है हमारा, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। फूड को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना होता है जब इतने सारे लोग हैं, इन सारे लोगों के लिए भी खाना चाहिए हमें, राइट। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी। अब इतनी लार्ज पॉपुलेशन को खाना पहुंचाने के लिए हमें प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत है, खाने की डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत है। ठीक है, कि इस पूरे ऑल ओवर द पार्ट ऑफ द कंट्री खाना पहुंच सके। ओके, क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं हम। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर एंड प्रैक्टिसेस में हमारा आ जा रहा है यहाँ पे, जैसा कि आपको दिख रहा है, when plant of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale। जब पौधे और एक ही प्रकार के क्रॉप्स की यहाँ डेफिनेशन दी गई है, ध्यान रखना व्हाट इज क्रॉप हेयर। तो क्रॉप क्या होता है, वो प्लांट, एक ही प्रकार के पौधे जब एक बड़े स्केल पे उगाया जाए तो उससे उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे गेहूं की खेती होगी,
क्रॉप ऑफ वीट्स मीन्स ऑल द प्लांट ग्रोन इन द फील्ड दैट आर ऑफ वीट, मतलब जो भी उस लार्ज एरिया में प्लांट उगाया जा रहा है वो किसका होएगा, गेहूं का होगा, वीट का होगा, ठीक है। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप लाइक सेरेयल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, और आपको मालूम है कि जो क्रॉप्स होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एंड फ्रूट दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो, और ये भी हमें मालूम है कि जो क्रॉप्स होते हैं हर का सीज़न आता है। आपने देखा होगा आपकी मम्मी ठंड के टाइम पे मम्मा जो है ऑरेंज लाती होगी, ठीक है। आपको कुछ वेजिटेबल्स जैसे समर टाइम्स पे आपको लेडी फिंगर वगैरह मिलेगा, भिंडी एंड ऑल, भिंडी घिया ये सब, बट विंटर्स में ये आपको नहीं मिलेगा। तो कुछ सीज़न वाइज ही ये मतलब उगाए जाते हैं ये क्रॉप्स। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। जैसा कि इंडिया हमारी काफ़ी वास्ट कंट्री है, तो यहाँ पे जो क्लाइमेट है जैसे कि टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, रेन हो गया, अलग अलग रीज़न में अलग अलग होता है। जैसे कि आप कश्मीर चले जाओ, वहाँ पे ठंड रहता है, क्लाइमेट ऑल ओवर द टाइम मतलब ठंडा मौसम रहता है। वहीं आप राजस्थान चले जाओ तो गर्मी होगी, चेरापूंजी चले जाओ तो वहाँ रेनफॉल होता रहता है। ओके, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं हम। Variety of crops grown in different part, okay। आगे बढ़ते हैं। Variety of crops grown in different part of the country, despite these diversity, two broad cropping pattern can be identified. These are, अब अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन है, तो इस कंडीशन की वजह से दो पैटर्न्स क्रॉप की होती हैं, और वो दो पैटर्न कौन कौन से हैं क्रॉपिंग की, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। तो इसको मैं सिंपल वर्ड में आपको समझाती हूँ। खरीफ क्रॉप क्या होता है, वो क्रॉप जो कि रेनी सीजन में मतलब बरसात के टाइम में उगाया जाता है, उसे हम खरीफ क्रॉप बोलते हैं। रेनी सीजन हमारे भारत में कब से कब तक होता है मौसम, जून टू सितंबर, ओके। और इसमें कौन कौन से अनाज उगाए जाते हैं, पैडी हो गया, मेजेस हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट, मूंगफली हो गया, कॉटन हो गया, एट्सेट्रा। ये सारे जो है एग्जाम्पल वो किसके हैं, हमारे खरीफ क्रॉप के। गॉट इट माई पॉइंट, ओके। नाउ अब आते हैं रबी क्रॉप पे। द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप। वो क्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट एग्ज़ाम में आता ही आता है, तो ये ध्यान रखना। वो क्रॉप जो कि विंटर सीजन में उगाए जाते हैं उसे हम रबी क्रॉप कहते हैं। उनका जो टाइम पीरियड होता है वो जनरली अक्टूबर से मार्च तक का होता है, और इसका जो एग्जाम्पल है रबी क्रॉप का वो क्या क्या है, वीट हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया, मस्टर्ड हो गया। ये सारे जो मतलब क्रॉप है वो कब से कब तक उगाए जाते हैं, अक्टूबर से मार्च। तो आपको तीन चीज़ याद रखनी है। पहली, वो क्रॉप जो कि ठंड में उगाई जाए उसे हम रबी क्रॉप कहते हैं। दूसरा आता है इसका टाइम पीरियड जो कि अक्टूबर से मार्च तक होता है, और तीसरा आता है एग्जाम्पल में आ गए वीट, ग्राम, पी एंड मस्टर्ड, ओके। इन सबसे परे पल्सेस और वेजिटेबल्स जो होते हैं वो समर एट मैनी प्लेसेस में उगाए जाते हैं। अब क्रॉप के प्रोडक्शन की बेसिक प्रैक्टिसेस क्या हैं, ठीक है। क्यों जो है पैडी प्लांट जो है विंटर सीजन में क्यों नहीं उगाया जाता, पैडी को क्यों ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, ओके, और इसको सिर्फ हम रेनी सीजन में ही उगा सकते हैं। गॉट इट माई पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट अब हम इन पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि कैसे जो है ये क्रॉप की प्रैक्टिसेस होती है, मतलब कैसे क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्या किया जाता है किसी क्रॉप को उगाने में, पूरा टाइम प्रोसेस क्या है, वो सब चीज़ें जानेंगे। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़। अनाज को उगाने में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है एक किसान, ठीक है। टाइम और बहुत सारा टाइम पीरियड भी लगता है। तो ये एक्टिविटीज़ जो है बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे एक जो माली है गार्डन में काम करता है, ठीक है। और जैसे कि आप अपने घरों में जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं उनके लिए आप करते हो, ठीक है। ये जो एक्टिविटीज़ और टास्क हैं बेसिकली 7 पार्ट्स में ओके हैं। 7 पार्ट्स कौन कौन से हो गए, सबसे पहला हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, सेकेंड हमारा हो गया सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरीगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, और 6th हमारा हार्वेस्टिंग एंड 7th हमारा स्टोरेज। मतलब
फर्स्ट प्रोसेस में हम सॉइल मिट्टी की प्रिपरेशन करेंगे कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए, ओके, इस पे ध्यान देंगे। सोविंग में मतलब फिर हमने जो सीड्स लिए गुड क्वालिटी के होने चाहिए उनको बोना, फिर उसके अंदर कुछ उनको न्यूट्रेंट प्रोवाइड करेंगे मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र डाल के। इरिगेशन मीन्स सिंचाई, पानी अमाउंट प्रॉपर अमाउंट में पानी देंगे। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, वीड्स क्या है, वो वीड्स बेसिकली हाँ मैं आपको बता देती हूँ, अनवांटेड प्लांट्स जो हमारे मेन क्रॉप्स के साथ उगाते हैं उन्हें हम वीड्स कहते हैं, ठीक है। हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, हार्वेस्टिंग जब फसल पक जाती है तो फिर उसको फिर हम कटाई करते हैं और फिर प्रॉपर जो गुड क्वांटिटी के होते हैं सारी क्लीनिंग एंड ऑल करके हम उसको स्टोरेज का काम करते हैं। तो वन बाय वन हम ये सारी चीज़ें इन सब में पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, ओके, द प्रिपरेशन ऑफ सॉयल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। तो जो प्रिपरेशन है मिट्टी की वो पहला स्टेप है किसी भी अनाज को उगाने का। और दूसरा इंपॉर्टेंट टास्क एग्रीकल्चर का सॉयल जो मिट्टी है उसको थोड़ा सा लूजन करने का, ढीला करने का, जिससे क्या होता है कि जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी में ज़्यादा मतलब अंदर तक जाती हैं। ये क्या कर, जो गीली मिट्टी होती है, जो लूज ढीली मिट्टी होती है वो जड़ों को सांस लेने में हेल्प करती है, ठीक है। ईजिली वो सांस ले सकते हैं, ब्रेथ कर सकते हैं। इवन जब वो डीप में जाते हैं मिट्टी में, चाहे कितनी भी गहराई में चल जाए तो भी वो जो गीली मिट्टी है वो जो जड़ें होती हैं वो ईजिली वो ब्रेथ कर सकते हैं। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ ईजिली। अब मिट्टी को लूज, क्योंकि अब आपको मालूम है अगर मिट्टी बिल्कुल टाइट होगी हवा तो कहीं से आएगा नहीं ना, पोर्स ओपन ही नहीं होंगे तो उन्हें फिर ब्रीथिंग में कैसे हेल्प मिलेगी, राइट, ओके। तो loosen soil help in growth of earthworm and microbe present in the soil. These organisms are friend of farmers since they further turn and loosen of soil and add humus to it. But why does the soil need to be turned and loosened? अब जो मिट्टी को ढीले करने का काम होता है वो किसकी ग्रोथ को बढ़ावा देता है, अर्थवॉर्म यानी केचुए हो गए या छोटे छोटे माइक्रोब्स ऑर्गेनिज्म हो गए, वो मिट्टी में जो प्रेजेंट रहते हैं उनको। और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसानों के एक तरीके से फ्रेंड होते हैं। कैसे, क्योंकि ये हेल्प करते हैं, ठीक है, मिट्टी को ढीला करने में और मिट्टी के अंदर ह्यूमस ऐड करने में। और वाई डज द सोयल नीड टू टर्न एंड लूजन, ओके। You have learned in the previous class that soil contain minerals, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपने पिछली क्लासेस में जैसा कि पढ़ा होगा कि जो मिट्टी है उसके अंदर मिनरल्स होता है, वाटर होता है, एयर होता है और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। इन एडिशन अगर ज़्यादा बात करें तो डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल जो होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं सॉयल ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ओके। इस वे में जो वेरियस न्यूट्रेंट हेल्प इन डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द सोइल। मतलब जो डेड प्लांट एंड एनिमल्स होते हैं उन जब वो डिकम्पोज हो जाते हैं, मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं, तो उनके जो न्यूट्रेंट हैं वापस मिट्टी में चले जाते हैं और ये न्यूट्रेंट वापस जो प्लांट है, पौधे हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब बाय प्लांट, ओके। Since only a few centimeters of the top layer of soil support plant growth, turning and loosening of soil bring the nutrient soil to the top so that plant can use this nutrient. Okay, तो कुछ फ्यू सेंटीमीटर में जो टॉप लेयर सॉइल है वो प्लांट को सपोर्ट करती है उसकी ग्रोथ करने में, ओके। आगे बढ़ते हैं हम। मिट्टी को हमने जैसे लूज करा, जैसे कि आपको बताया मैंने कि वो ढीली होती है और ब्रीथिंग में हेल्प करता है। तो ये जो प्रोसेस है मिट्टी को, सॉइल को लूजन करने का, टर्निंग करने का, उस प्रोसेस को हम टिलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? टिलिंग एंड प्लगिंग। ये जो होता है बेसिकली प्लग हल से होता है और प्लग जो होता है वो किससे बना होता है? वुड और आयरन से। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर मान लो जो मिट्टी है काफ़ी सूखी है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग, तो उसको पानी देने की आवश्यकता है। द प्लग फील्ड में हैव अ बिग पीस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम। जो प्लग फील्ड होता है मतलब जिस जगह पे हमें जुताई करनी होती है, प्लगिंग मतलब जोतना, एक तरीके से जुताई करनी होती है, वो उस वहाँ पे बहुत सारे मिट्टी के क्रम्स होते हैं, मीन्स ढेले, ओके। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम विद द प्लैंक। अब आवश्यकता है इन क्योंकि हमें तो मिट्टी लूज करनी है ना, तो इन जो ढेले हैं मिट्टी के उसको तोड़ने की ज़रूरत होती है। फील्ड इज़ लेवल्ड ऑफ सोइंग एज वेल एज इरिगेशन पर्पज़। फील्ड को बिल्कुल बराबर किया जाता है सिंचाई के लिए और बीज की बुआई के लिए।
और जो लेवल होता है सॉइल का विद द हेल्प ऑफ लेवलर की हेल्प से किया जाता है। सम टाइम हम इसमें मैन्योर भी ऐड करते हैं। मैन्योर क्या हो गया, खाद वगैरह। आपने भी देखा होगा कभी आपके प्लांट्स में, जो घरों के जो पौधे गमले होते हैं उनमें अगर पौधे अलग से ग्रो अप नहीं कर पाते तो आप उसमें बोलते हो गमले वाले भैया से कि खाद डाल दो, है ना। तो आप बाहर से गोबर एंड ऑल खाद वगैरह लेकर आते हो और डालते हो ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो सके। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉयल। द सॉयल इज वाटरिंग बिफोर सोइंग। और मिट्टी में बीज की बुआई से पहले उसको थोड़ा सा पानी दिया जाता है। ठीक है। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। अब एग्रीकल्चर का क्या इम्प्लीमेंट है वो देख लेते हैं। मिट्टी को बोने से पहले हमें आवश्यकता होती है मिट्टी को ब्रेक करने की, और इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉयल टू द साइज ऑफ ग्रेन टू गेट बेटर यील्ड। इतना मिट्टी को ब्रेक करना होता है ताकि वो जो हम ग्रेन का साइज होता है एक अनाज का उतना, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल, और इसको हम अलग अलग औजारों से हेल्प से करते हैं। और कौन कौन से टूल्स हैं जो कि हेल्प करते हैं इनको, मतलब मिट्टी को ब्रेक डाउन करने के लिए? वो आ गया प्लग हो गया, होए हो गया, कल्टीवेटर हो गया, ओके, ये सब चीज़ें हो गई। अब वन बाय वन हम यहाँ पढ़ेंगे प्लग क्या होता है, होए क्या होता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। प्लग, दिस इज बिंग यूज सिंस एंशिएंट टाइम फ्रॉम टिलिंग द सॉइल एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप। हल, हिंदी में अगर हम इसे बोलें तो क्या बोलते हैं, हल, ठीक है। इसका यूज़ पुराने टाइम से, एंशिएंट टाइम मतलब पुराने टाइम से यूज़ हो रहा है मिट्टी को टिलिंग करने का। और उसमें फर्टिलाइज़र मतलब वही खाद वगैरह ऐड करने का, और मिट्टी में जो वीड्स वगैरह हैं, पहले से घास वगैरह जो उगाई हैं, तो उन सब को रिमूव करने का ये काम कौन करता है, ये प्लग करता है। दिस इम्प्लीमेंट इज़ मेड ऑफ वुड। और ये जो है प्लग वो किससे बना होता है, वुड से। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये वुड से बना हुआ है, ये प्लग ही है, ठीक है। एग्जाम्पल, और ये पेयर होता है, पेयर ऑफ बुल्स या एनिमल्स वगैरह की हेल्प से इसको हम यूज़ करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग ट्रैंगुलर आयरन होता है जिसमें स्ट्रिप्स लगी होती है जिसे हम प्लग शेयर कहते हैं। देखो यहाँ पे विजिबल भी है, ये स्ट्रिप है जिसे हम प्लग शेयर कह रहे हैं, ठीक है। देयर इज़ अ हैंडल, वन हैंड ऑफ हैंडल भी है, ठीक है। और दूसरा एंड जो है वो बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन बुल नेक, और जो दूसरा प्लेस है वो किससे, बैलों की नेक से अटैच्ड होता है, ओके। और फिर उसके बाद बैल जब चलते हैं तो ये मिट्टी खोदते हुए चलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से प्लग शेयर है तो मिट्टी को कुरेदता हुआ चलता है जब ये बैल चलेंगे तो। इंडिजिनियस वुडन प्लग इज़ इंक्रीजिंगली बिंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लग नाउडेज। लेकिन आज के टाइम पे, अब पुराने टाइम तो वो यूज़ होता था, लेकिन आज के टाइम पे आयरन प्लग यूज़ होने लग गए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा होए, ठीक है। It is a simple tool which is used for removing weed and for loosening the soil. It has a long rod and wood or iron. A strong, broad and bent plate of iron is fixed to one of its end. ठीक है, ये एक सिंपल टूल होता है काफ़ी, जिसको हम वीड्स को रिमूव करने के लिए, अब ये वीड्स मैंने बताया था आपको पहले ही, अनवांटेड प्लांट, मतलब हमें जो मेन क्रॉप हमें उगानी है उसके अलावा कोई और पौधा नहीं होना चाहिए, उसको हटाने के लिए ये होए का यूज़ होता है, और मिट्टी को थोड़ा सा लूजन अप करने के लिए, ठीक है। लॉन्ग रॉड होती है लकड़ी की, या फिर आयरन की भी हो सकती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। ब्रॉड एंड बेंट प्लेट आयरन जो होता है वो एक फिक्स स्टैंड पे अटैच्ड होता है। गॉट इट? आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, वर्क लाइक अ ब्लेड। एक ब्लेड की तरह ये वर्क करता है। देखो यहाँ पे होए का एग्जाम्पल भी गिवन है हमें। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल के द्वारा भी इसे पुल्ड किया जाता है। आ जाते हैं हम आगे, कल्टीवेटर। ये सारे हमारे टूल्स हैं जो कि मिट्टी को लूजन अप करने में मतलब फर्स्ट प्रोसेस है जिसमें हम यूज़ करते हैं। नाउ डेज प्लगिंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर। और आज के टाइम पे तो जो
प्लगिंग है वो किससे किया जा रहा है, ट्रैक्टर के द्वारा, ट्रैक्टर ड्राइवन बाय देखो यहाँ पे मशीन है, इजी हो गया है क्योंकि बैलो मतलब हम एनिमल्स को भी ज़्यादा हार्म नहीं देना चाहते। ओके, इस वजह से डे बाय डे टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हो रही है और हमारा काम भी ईजी हो रहा है। तो ये यूज़ जो है कल्टीवेटर का वो हमारे एक तो मेहनत को कम करता है और हमारा टाइम भी बचाता है। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस है, अब हमने मिट्टी तो ढीली कर ली, लूजन एंड टिलिंग प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस जो आता है हमारा सोइंग, मिट्टी को बोने का। अब मिट्टी को देखो बोते कैसे हैं, मिट्टी को सॉरी बीजों को। ठीक है, सोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जो सोइंग है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। सोइंग से पहले गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड, अच्छी क्वालिटी के बीज हमें देखने होते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर हम अच्छी क्वालिटी के बीज नहीं देखेंगे तो कैसे काम चलेगा, हमारे क्रॉप्स ही खराब हो जाएंगे, है ना। तो गुड क्वालिटी के सीड्स होने चाहिए और काफ़ी क्लीन और हेल्दी सीड्स होने चाहिए गुड वैरायटी के, तभी जो फार्मर है वो अच्छे सीड्स का यूज़ करता है ताकि हमें ज़्यादा अमाउंट में अनाज हाई यील्ड मिल सके। ठीक है, ओके, selection of seed. One day I saw my mother put some grain seed in a vessels and pour some water on them. एक दिन मैंने देखा कि मेरी जो मम्मा है, अब पहली बोलती है कि मेरी जो मम्मा है वो एक बर्तन में कुछ पानी डाल के अनाजों को भिगोती है और कुछ मिनट बाद जो बीज हैं वो टॉप पे फ्लोट होने लग जाते हैं। ठीक है, आई वंडर वाई सम सीड फ्लोट ऑन वाटर। और मुझे बड़ी हैरानी होती है कि कुछ जो बीज हैं मतलब कुछ जैसे चने आपने भिगोए पानी में तो कुछ चने ऊपर आके तैरने लग गए या मटर के दाने तैरने लग गए, तो ये मटर के ये जो अनाज है वो तैरता क्यों है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पे, आर दी सीड विच फ्लोट वाटर, मतलब कि ये जो बीज हैं ये पानी में तैरते हैं। वुड दिस बी लाइटर हैवियर, क्या ये हल्के हैं या भारी हैं, इस वजह से डूब जाते हैं और ये जो हल्के होते हैं वो तैरते हैं। डैमेज सीड, जो डैमेज सीड होते हैं आप देखोगे यहाँ पे, डैमेज सीड बिलो हॉलो एंड आर दिस लाइटर, जो डैमेज सीड होते हैं खराब वो अंदर से खाली हो जाते हैं और इस वजह से हल्के हो जाते हैं, इसलिए वो पानी में तैरते हैं। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आएगा कि जो कुछ बीज जो होते हैं वो पानी में क्यों तैरते हैं, तो आपका यहाँ पे एग्जांपल है कि वो डैमेज्ड हैं, दैट्स वाई वो अंदर से हॉलो हैं और इस वजह से वो लाइटर होने की वजह से वो पानी में सिंक कर रहे हैं। राइट, नेक्स्ट आ जाता है बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज अस टू नो अबाउट द टूल यूज्ड फॉर सोइंग सीड। अब हमें मालूम है कि सेकेंड प्रोसेस हमने मिट्टी को, जो फर्स्ट प्रोसेस था, फर्स्ट प्रोसेस में मिट्टी को ढीला कर लिया और लूजन अप कर लिया, तो अब हमें बीज बोने हैं। बीज बोने के लिए अब हमें कौन कौन से टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो ट्रेडिशनल टूल में जो है हमारे वो कौन कौन से चीज़ें आ जाती हैं, वो मिट्टी को बोने के लिए फनल का शेप का देखो ये यूज़ कर रहा है, यहाँ पे एक फनल शेप का है टूल, सीड को उसके अंदर भर दिया जाता है और वो फनल से पास होके 2 और 3 पाइप नीचे लगी होती है जहाँ पे ये बीज इजीली शार्प एंड में घुस जाते हैं। ठीक है, और पाइप हैव शार्प एंड दीज एंड पाइप इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स आर। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं सीड ड्रिल पे। सीड ड्रिलिंग, अब ये देखो ऊपर से पाइप है, यहाँ बीज डालेंगे, बीज हर स्पेस में चला जाएगा और फिर ईज़िली इतने इतने गैप में बीज ईज़िली चला जाएगा। ठीक है, और मतलब आसानी से बोए जा सकते हैं। तो ये टूल्स हैं जो कि यूज़ हुआ करते थे और आज भी यूज़ होते हैं। नाउ डेज द सीड ड्रिल इज़ यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर की हेल्प से यूज़ होते हैं। जैसा कि मैंने बताया टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, मतलब हमारा टाइम बचाता है और से हमारा टाइम सेव करता है, लेबर भी सेव होता है। लेबर मीन्स मेहनत, हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। These tools show the seed uniformly at proper distance and depth. It ensures that seed get covered by the soil after sowing. They prevent damage caused by birds. Sowing by using a seed drill, saving time and labor. Same here, मैंने जो कि पहले ही बता दिया, टाइम बचाता है और हमारी मेहनत बचाता है, ईज़िली जल्दी से काम हो जाता है और जो अंदर मिट्टी के अंदर तक हम सीड्स को सो करता है ताकि जो बर्ड्स वगैरह उसे ना खा जाए। ओके,
अब यहाँ पे बूझो बोलता है कि मेरे घर के पास मेरे स्कूल के पास एक नर्सरी है। नर्सरी मतलब वो जगह जहाँ पे बहुत सारे पौधे उगाए जाते हैं छोटे छोटे। फाउंड दैट लिटिल प्लांट वर कीप्ड इन स्मॉल बैग। मैंने वहाँ ये देखा कि जो छोटे पौधे हैं स्मॉल बैग के अंदर रखे जाते हैं। ठीक है, वाई आर दे कीप्ड लाइक दिस, उनको क्यों उसमें रखा जाता है? तो सीड ऑफ फ्यू प्लांट सच अ पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी। अब जो छोटे जो पैडी प्लांट्स हैं उनको नर्सरी में उगाया जाता है पहले। जब वो मतलब जब वो प्लांटलेट थोड़े से उग जाते हैं तो उनको ट्रांसप्लांट किया जाता है फील्ड में मैन्युअली। ठीक है, या फिर कुछ फॉरेस्ट प्लांट हो गए जैसे फ्लावरिंग प्लांट, उनको भी पहले नर्सरी में उगाया जाता है, डायरेक्ट मतलब मेन फील्ड में नहीं उगाया जाता। एप्रोप्रिएट डिस्टेंस जो है बीजों के बीच में होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप एक बीज यहाँ उगा रहे हैं और दूसरा बीज बिल्कुल यहीं पे उगा रहे हैं, तो अब जगह तो इन्हें मिलेगी ना, इनकी जड़ें भी फैलेंगी नीचे। तो एक एप्रोप्रिएट डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो पौधों के बीच में। और एक सफिशिएंट सनलाइट देने में हेल्प करता है प्लांट्स को, न्यूट्रिएंट देने में हेल्प करता है, वाटर देने में हेल्प करता है। समटाइम कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो रिमूव होते हैं, प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग से बचते हैं। ठीक है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अब दूसरा प्रोसेस भी हो गया हमारा। थर्ड प्रोसेस है मैन्योर को ऐड करना और फर्टिलाइज़र को ऐड करना। मतलब कि अब हमने बीज भी बो दिए, ठीक है, हमारा दूसरा प्रोसेस भी हो गया। अब हमारी पौधे अच्छे हों, अच्छा ग्रो अप कर सके, उसके लिए हमें उसके अंदर एक्स्ट्रा न्यूट्रेंट देने की ज़रूरत है। ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूट्रेंट में हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं। अब यहाँ पे एग्ज़ाम में 100% स्टूडेंट्स क्वेश्चन आता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। व्हाट इज़ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र आप याद रखना, ये चीज़ एग्ज़ाम वाइज आता ही आता है। ठीक है, दोस्तों पढ़ते हैं हम इसको। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सोयल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रेंट फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। वो चीज़ें जो कि हम मिट्टी में ऐड करते हैं, ठीक है, वो ये न्यूट्रेंट्स की फॉर्म होते हैं, पोषक तत्व की फॉर्म होते हैं, जो प्लांट को ग्रो अप करने में एक्स्ट्रा मतलब न्यूट्रेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र कहते हैं। मिट्टी जो है मिनरल और न्यूट्रेंट क्रॉप्स को प्रोवाइड करती है, और ये जो न्यूट्रेंट्स होते हैं काफ़ी एसेंशियल होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। कुछ एरियाज़ में जो किसान होते हैं जहाँ पे क्रॉप्स उगाते हैं और बार बार उसी फील्ड में उगाते हैं, तो जब मतलब अनकल्टिवेटेड फील्ड नहीं रहती है, तो क्या होता है, उनके न्यूट्रेंट जो होते हैं मिट्टी के कम हो जाते हैं। बार बार एक ही जगह पे एक बार गेहूं की खेती करी, फिर अगले सीज़न में दोबारा कर दी, मतलब वो मिट्टी खाली नहीं छोड़ रहे हम, करे जा रहे, तो मिट्टी के जितने भी न्यूट्रेंट्स चीज़ें हैं वो एंड हो रही है, राइट, क्योंकि हमने सारी ले ली। तब उस टाइम पे हम क्या करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं। तो वही चीज़ है, कॉन्टिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप मेक द सॉयल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रेंट, देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर एंड फेल्ड इन रेप्लेनिश द सॉयल विद द न्यूट्रेंट्स। न्यूट्रेंट मतलब सॉयल को दोबारा न्यूट्रेंट से भरपूर कर देते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, मैन्योरिंग। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, मैन्योरिंग कहते हैं। किसको, जब मिट्टी में हम फर्टिलाइज़र और मैन्योर ऐड करते हैं तो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इम्प्रॉपर ऑफ इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट। अगर मान लो प्रॉपर न्यूट्रेंट नहीं मिलेगा, प्लांट को प्रॉपर मैन्योर नहीं देंगे, हम ऐड नहीं करेंगे, तो प्लांट जो है काफ़ी वीक होगा, अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जो कि प्लांट और एनिमल के वेस्ट से बनता है। प्लांट जैसे आपने देखा भी होगा, गाय का गोबर हो गया या सड़ी गली सब्जियां हो गई, वेजिटेबल्स के जो छिलके हो गए, ये सारे जो हैं यूज़ होते हैं। फार्मर जो होता है पौधे और एनिमल का वेस्ट जो है एक ओपन जगह पे डालता है और उसे डिकम्पोज सड़ने के लिए छोड़ देता है। डिकम्पोज मीन्स वो प्रोसेस जिसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको ईट करते हैं, ठीक है। और वही चीज़ है, द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज अ ऑर्गेनिक मैन्योर। एक ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह ये यूज़ होता है।
ठीक है। और आपने लर्नड अबाउट डिकम्पोजिशन 6th क्लास में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं। यहाँ पे डिड ऑल द प्लांट इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम प्लेस। मतलब ये तो एक्टिविटी है हमारा, जिसमें हमने क्या करा है, एक्टिविटी देख लेते हैं। मूंग या चने की दाल जो है उनको छोड़ दिया गया है जर्मिनेट करने के लिए। किसमें? इक्वल साइज़ की सीडलिंग ली गई है उसमें, और एक 3 खाली ग्लास लिए हैं या खाली बर्तन लिए हैं, इसे ABC नाम दे दिया गया है उन तीनों का, और थोड़ी सी मिट्टी डाल दी गई है और थोड़ा सा मैन्योर डाल दिया गया है A वाले में। B वाले में हमने क्या करा है, कुछ मिट्टी ऐड करी है और कुछ यूरिया ऐड किया है। ठीक है, मिट्टी सेम ही अमाउंट की है, बस B वाले में हमने एक्स्ट्रा क्या करा है, यूरिया ऐड किया है, और A वाले में हमने गाय का गोबर और कुछ मैन्योर ऐड किया था। C वाले में हमने कुछ नहीं ऐड किया, बस डाल दिया। नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। अब तीनों में हमने सेम अमाउंट का पानी दिया, कुछ जगह दिन के लिए रख दिया, और फिर उस दिन के बाद हमने देखा 7 से 10 दिन के बाद किस में ज़्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है जिसमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र होंगे। ओके ओके, तो क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा न्यूट्रेंट मिल रहा है, मिट्टी का तो मिल ही रहा है बट उसका भी मिल रहा है। और सबसे पुअर क्वालिटी किसकी होगी? C वाले की, उसमें कुछ नहीं डाला हमने, राइट। ओके, growth in which glass was the growth faster? Fertilizer or chemical substances which are rich in particular nutrient, they are different from manure. मतलब कि जो फर्टिलाइज़र है और केमिकल सब्सटेंस है वो काफ़ी एक पर्टिकुलर न्यूट्रेंट से भरपूर है, मैन्योर से भी भरपूर है। और यहाँ पे हमारा कुछ डिफरेंस दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पे, आप देखेंगे अपनी बुक में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके ओके, फिर उसके बाद देखो फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज़। फर्टिलाइज़र जो है बेसिकली फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस किया जाता है। कुछ एग्जांपल फैक्ट्रीज फर्टिलाइज़र के हैं, यूरिया, एमोनियम सल्फेट, सल्फर फॉस्फेट, पोटेशियम, NPK। ठीक है, ये सारे जो एग्जांपल हैं वो हमारे किसके हैं? फर्टिलाइज़र के हैं। फर्टिलाइज़र का जो यूज़ होता है बेसिकली किसानों द्वारा यूज़ होता है ताकि क्रॉप्स की अच्छी यील्ड मिल सके हमें, वीट, पैडी, मेजेस। बट ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ भी जो है मिट्टी को काफ़ी कम उपजाऊ, लेस फर्टाइल बना देता है। फर्टिलाइज़र जो है वो वाटर पॉल्यूशन का सोर्स भी है एक तरीके से। तो हमें मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, मेंटेन करने के लिए एक सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइज़र जो है ऑर्गेनिक मैन्योर से जो बना होता है वो यूज़ करना होता है। ठीक है, मैन्योर का जो यूज़ है वो बेसिकली सोयल को इम्प्रूव करता है और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को भी। इट रिप्लेस द सोयल विद ऑल द न्यूट्रेंट। और ये जो है बेसिकली मिट्टी की जो न्यूट्रेंट्स है उसको बरकरार रखता है। दूसरा मेथड जो है मिट्टी की न्यूट्रेंट को रिप्लेनिश करने का वो है रोटेशन, कि हमें एक ही क्रॉप बार बार नहीं उगानी चाहिए, अल्टरनेट कर, मतलब एक बार सीजन में हमने वीट उगा दिया तो दूसरे में हमने पैडी उगानी है। ठीक है, इस तरीके से। अर्लियर फार्मर इन नॉर्थन इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूमिनस एज अ फोल्डर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। अगर आप नॉर्थन इंडिया में चले जाओ तो वहाँ आप देखोगे कि लेग्यूमिनस प्लांट जो है एक सीज़न में उगाया जाता है और दूसरे सीजन में उसी फील्ड में वीट उगाया जाता है। ठीक है, दिस हेल्प इन रिप्लेस ऑफ सॉयल विद नाइट्रोजन। और ये जो है इस प्रकार की जो क्रॉपिंग होती है, रोटेशन क्रॉप जो होती है, क्रॉप रोटेशन, वो सॉयल की रिप्लेनिशमेंट में हेल्प करती है। फार्मर जो होते हैं काफ़ी इनकरेज होते हैं इस प्रैक्टिस को करने में, क्योंकि उनकी जो मिट्टी होती है लॉन्ग लास्टिंग रहती है, न्यूट्रेंटफुल। ओके, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा रिजोबियम के बारे में। रिजोबियम एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट भी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ। जो रिजोबियम बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट होता है लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में, और ये एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स करता है। मतलब हवा में जो नाइट्रोजन, अब प्लांट्स तो डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकते ना, तो वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन जो है
वो लिग्नस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, वहाँ से वो मिट्टी से नाइट्रोजन लेते हैं पौधे। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्टिलाइज़र जो है देखो इसका डिफरेंस यहाँ पे गिवन है। डिफरेंस क्या है, बेसिकली फर्टिलाइज़र इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, और मैन्योर की बात करें तो वो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, नेचुरल वे से उगाया जाता है, उगाया नहीं सॉरी मीन्स मिलता है हमें। ठीक है, कैटल डंग, कैटल के डंग जो वेस्ट हो गए, ह्यूमन का वेस्ट हो गया, ओके, प्लांट रेसिड्यू, प्लांट डेड प्लांट्स जो भी हो गए उनसे, ठीक है, उनसे बनता है ये, उनके डिकम्पोजिशन से। बी हमारा है फर्टिलाइज़र जो होता है फैक्ट्रीज में बनता है, मैन्योर जो होता है फील्ड में प्रिपेयर्ड होता है। थर्ड जो है फर्टिलाइज़र जो है उसमें कोई ह्यूमस नहीं होता, मतलब कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता मिट्टी को, लेकिन मैन्योर जो है बहुत सारा ह्यूमस प्रोवाइड करता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है नेचुरल है तो वेरी गुड होगा ना एज़ कम्पेयर देन फर्टिलाइज़र से। तो फर्टिलाइज़र जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में उसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम होता है, लेकिन अगर बात करें मैन्योर की वो थोड़ा सा लेस रिच होता है प्लांट के न्यूट्रिएंट में। ओके, आगे बढ़ते हैं एडवांटेज की ओर। मैन्योर का एडवांटेज क्या है फर्टिलाइज़र से ज़्यादा? ठीक है, द ऑर्गेनिक मैन्योर जो होता है वो मैन्योर हम बेटर मानते हैं फर्टिलाइज़र से, क्योंकि ये फैक्ट्री में केमिकल के थ्रू में बनता है, लेकिन मैन्योर जो है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है मिट्टी की। ठीक है, मिट्टी की जो सॉयल कैपेसिटी है उसको बढ़ाएगा, मिट्टी को पोरस बनाएगा ताकि जो गैसेस ब्रीथिंग कर सके प्लांट इजली, और इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सोयल। ओके, ये टेक्सचर ऑफ सोयल को भी इम्प्रूव करेगा। होप सो स्टूडेंट आपको यहाँ तक ईजिली अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे यहाँ पे रिवाइज़ करके अपना कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है, तो मैं आपके जो भी डाउट्स होंगे वो नेक्स्ट सेशन में क्लियर करूँगी। ओके, और नेक्स्ट जो टॉपिक है 3 पॉइंट्स हम आज क्लियर कर चुके हैं, बाकी 4 जो हैं नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे पार्ट 2 में। ओके, सो हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, बाय बाय।